नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मूल अधिकार, जिसे अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स भी जो है वो कहा जाता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से अनुच्छेद में इनका विवरण दिया गया है, इस पर भी जो है वो हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, अधिकार जो कि भारतीय नागरिकों के पास है, अधिकार जो कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अधिकार का मतलब क्या होता है? अधिकार का मतलब होता है हकदारी, यानी कि भारतीय नागरिक इन अधिकारों के हकदारी है। अधिकार जो है वो नागरिकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है वो सीधे न्यायालय जा सकता है। कहने का मतलब मेरा ये है कि यदि व्यक्ति के पास या नागरिक के पास अधिकार है तो वह खुद को सुरक्षित महसूस करता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान के कौन से अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है। तो देखिए भाई, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 में इन मूल अधिकारों का विवरण जो है वह दिया गया है। अब बात करते हैं कि मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल अधिकार जो है वो 6 प्रकार के हैं। कौन कौन से? तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो 6 प्रकार के जो है वो मौलिक अधिकार है जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार की अगर मैं बात करूं तो अनुच्छेद 23 और 24 में इसका विवरण है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में बात करूं तो ये जो विवरण है ये 25 से 28 में है, 25 से 28। वहीं संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार के संदर्भ में बात करूं तो इसको बताया गया है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में, और वहीं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया गया है अनुच्छेद 32 में। तो वर्तमान में 6 जो हैं वो मौलिक अधिकार हैं। लेकिन क्या शुरुआत से ही संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे? तो नहीं, शुरुआत में संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन अब आप बोलोगे कि मैडम यहाँ पे तो आपने 6 ही बताए हैं। एक अधिकार और था और उस अधिकार का नाम था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, ठीक है। तो शुरुआत में जो अधिकारों की संख्या थी वो थी 7, पर वर्तमान में अभी 6 जो है वो मौलिक अधिकार है। अब आप बोलोगे मैडम ये अधिकार कहाँ गया? तो इसका जो था वो विलोपन कर दिया गया। पहले ये अधिकार जो आता था वो आता था अनुच्छेद 31 के अंतर्गत, लेकिन क्या किया गया? तो इसका विलोपन कर इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे डाल दिया गया भाग 12 के अंतर्गत। कौन से अनुच्छेद में इसे डाल दिया गया? तो इसे डाल दिया गया अनुच्छेद 300 का में, और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो याद रखिएगा, संपत्ति का अधिकार जो है वह मौलिक अधिकार नहीं है, ये कानूनी या विधिक अधिकार है। कौन से संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था? तो ये जो किया गया था वह किया गया था, मैं यहां लिख देती हूं, ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार का विलोपन कर इसे विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार जो था वह बना दिया गया था। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है वो है 6। अब थोड़ा सा मैं आपको और मौलिक अधिकारों के बारे में जो है वो बता देती हूँ कि जो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अब कई स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये मैग्ना कार्टा जो है वो समझ नहीं आएगा। तो देखिए भाई, मैग्ना कार्टा इसे क्यों कहा जाता है? तो बात है 1215 की, बात है 1215 की। 1215 में इंग्लैंड के राजा थे किंग जॉन। इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने एक लिखित प्रपत्र जारी किया, एक लिखित प्रपत्र जारी किया जिसमें इन मूल अधिकारों का जो था वह विवरण दिया गया था।
और इन्होंने वो जारी क्यों किया था? तो उसका रीजन था सामंतों का दबाव। सामंतों के दबाव की वजह से इंग्लैंड के राजा ने एक लिखित प्रपत्र जारी किया जिसमें इन मूल अधिकारों का लिखित विवरण था। तो याद रखिएगा कि लिखित रूप से जो मौलिक अधिकारों का विवरण, या ऐसा कहना चाहिए जिस प्रपत्र में विवरण था, वही जो था वह इंग्लैंड के राजा ने जारी किया था। तो इसे जो है मूल अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा भी जो है वो कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया कि भाई नागरिकों की रक्षा के लिए जो है ये बनाए गए हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि अब नागरिकों की रक्षा ये कैसे करेंगे, है ना? नागरिकों की रक्षा कैसे करेंगे? तो नागरिकों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति जो है वो सीधे न्यायालय जा सकता है। तो इसकी एक विशेषता ये भी है कि ये जो अधिकार है ये न्यायोचित है। ठीक है, ये जो अधिकार है ये न्यायोचित अधिकार है। वही इसका मतलब यही हुआ कि अगर इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधे न्यायालय जा सकता है, सीधे उच्चतम न्यायालय तक जो है वो जा सकता है। आप सोचिए कि ये अधिकार इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है या इतने ज्यादा तरीके से नागरिकों के लिए बनाए गए हैं कि अगर इनका उल्लंघन हो रहा है तो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय जाएगा, उसका दरवाजा खटखटाएगा और उच्चतम न्यायालय जो है वो कार्यवाही कर सकता है। ये जो अधिकार है ये न्यायोचित भी है। साथ ही साथ एक बात और याद रखिएगा जो कि इनकी महत्वपूर्ण विशेषता है, वो ये है कि ये अधिकार स्थायी नहीं है। ठीक है, स्थायी नहीं है का मतलब क्या हुआ? स्थायी नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि जो शुरुआत में बना दिए गए, जैसे शुरुआत में 7 थे अब 6 हैं, तो क्या हुआ कि स्थायी नहीं है कि यानी इसमें संसद जो है वो चेंजेस कर सकती है। किया भी है, संपत्ति के अधिकार का विलोपन किया था, पहले 7 थे अब 6 है, तो ये स्थायी नहीं है। संसद चाहे तो इसमें कटौती भी जो है वो कर सकती है, जो कि संविधान संशोधन के तहत किया जा सकता है, साधारण विधेयक के तहत नहीं। तो ये स्थायी नहीं है। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको समता के अधिकार के बारे में जो है वो बता देती हूँ, जो कि मौलिक अधिकारों में सबसे पहले आता है। समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इसको हम रब कर देते हैं। अब देखिए, समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है, इसमें 14 से 18 तक भी कितने हो गए अधिकार? 14, 15, 16, 17, 18, यानी कि 5 अधिकार जो है वह इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से आते हैं? तो अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है लोक नियोजन के अवसर की समता। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत आता है अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत, और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है उपाधियों का अंत। तो एक एक के बारे में जो है वो हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए भाई, साफ साफ विधि का मतलब क्या होता है? कानून, यानी कि कानून के नजरों में सभी क्या होंगे? समान होंगे। कानून क्या कर रहा है? सभी का संरक्षण कर रहा है। तो कानून की नजरों में चाहे आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कानून की नजरों में आप जो है वो सभी समान है। कानून सभी के लिए जो है वो समान है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जो है वो इस बारे में बात करता है, विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। नेक्स्ट आपका आता है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15, अब अनुच्छेद 15 किस बारे में जानकारी देता है? तो वह देता है धर्म, जाति, वंश,
के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति के हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, किसी भी वंश के हो, किसी भी स्थान पर जो है वो जन्मे हो भारत में, उस आधार पर व्यक्ति या नागरिक के साथ जो है वो भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 16 जो है वह है लोक नियोजन के अवसर की समता। लोक नियोजन के अवसर की समता। अब ये क्या है भाई? तो लोक नियोजन के अवसर की समता का अर्थ ये हुआ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लोक नियोजन। इसका मतलब ये हुआ कि भारत का कोई भी नागरिक है वह किसी भी एग्जाम में जो है वो अपीयर हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी नियुक्ति जो है वो भारत में निकलती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपीएससी सीएससी का एग्जाम जो है वो स्टूडेंट्स देते हैं, उसके लिए आप क्या करते हो भाई? पहले फॉर्म भरा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हो तो आप किसी भी नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पद के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हो। तो लोक नियोजन की समता या अनुच्छेद 16 जो है वो नागरिकों को ये अवसर प्रदान करता है, चाहे आप किसी भी अमीर हो, गरीब हो, किसी भी जाति समूह के हो, किसी भी वंश के हो, आप जो है वह उस पद के लिए, उस नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या करता है? तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। अस्पृश्यता का अंत। भाई इसका क्या मतलब हुआ? तो अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। ठीक है, छुआछूत, अंग्रेजी में अनटचेबिलिटी। तो अस्पृश्यता का अंत जो है वह अनुच्छेद 17 करता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी स्थल पर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो किसी सार्वजनिक स्थल ले लेते हैं, है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिनेमा हो गया, मॉल्स हो गए, सिनेमा हॉल, मॉल्स हो गए, आपके बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं, शॉपिंग मॉल्स हो गए, कोई पब्लिक प्लेस, होटल ले लो, दुकानें ले लो, इवन मंदिर भी ले लो। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत या अस्पृश्यता का आधार पर भेदभाव जो है वो करता है तो ये जो है ये क्या है भाई? इलीगल है। इसके लिए दंड का प्रावधान जो है वो किया गया है। क्या क्या दंड का प्रावधान किया गया है? तो 6 माह तक की जो है वो सजा दी जा सकती है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ 500 रुपए का जुर्माना भी जो है वो दिया जाएगा अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो है वो अपराध करता है तो अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है, छुआछूत का जो है वो अंत करता है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 18 जो कि इसका आखिरी अधिकार है। अनुच्छेद 18 क्या कर रहा है? तो अनुच्छेद 18 जो है वो उपाधियों का अंत कर रहा है। उपाधियों का अंत। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है कि आप कोई उपाधि या पद जो है वो प्राप्त नहीं कर सकते विदेश से। यहां पर लेकिन याद रखिएगा, अगर ये अधिकार उपाधियों का अंत कर रहा है तो इसमें सेना व विद्या संबंधी उपाधि जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो सेना व विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर ये उपाधियों का जो है वो अंत करता है। तो यानी कि कोई भी नागरिक जो भारत का है वो विदेश से राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी सम्मान या उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता है। ये जो है अनुच्छेद 18 ये उपाधियों का अंत करता है। तो समता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता था, 5 अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं, मैंने आपको सारे जो है वो समझा दिए हैं। तो समता यानी कि समानता, तो आपने देखा होगा कि ये जो 5 के 5 जो अधिकार है ये समानता से ही जो है वो रिलेटेड है।